सकते हैं हम सीएफटी में। शुरुआत के हिस्से में थोड़ा सा मैं कॉम्पिटिटिव पार्ट का लूंगी। आई थिंक आज अक्षित भी नहीं है तो मेरे पे ये बर्डन भी नहीं है कि क्लास में कोई ओनली एनसीईआरटी बैठा है। सो ये आपके पास सीएफटी का वो केस जो एनसीईआरटी से बाहर निकलता है। अब क्या बाहर निकलता है वो तो मैं बात करूंगी, लेकिन सीएफटी में आपने टेट्रा ऑक्टा सबको याद है? टेट्रा में क्या होता था नीचे? ईजी। अगर मैं जी यूज कर लूं, आज कर लेती हूँ यूज, ईजी और T2G। ऑक्टा में क्या था? रिवर्स। और उनका सीएफएससी और उसकी हमने कैलकुलेट करी थी वैल्यूज 0.4 0.6 वो सब कुछ किया था। यहां तक हम पहुंच गए थे, लेकिन अब मुझे कहां बात करनी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सीएफटी का जिसकी वजह से वीबीटी के ऊपर ये थ्योरी डोमिनेट करती है, दैट इज कलर। कलर कौन डिसाइड करता है? कितना डिसाइड करता है? विबग्योर के कौन से रीजन का कब कलर आएगा, उस बारे में हम लोग यहां बात करेंगे। उससे पहले मुझे आपसे पूछना है, आप लोगों को ये पता है प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3। उन्हीं के मिक्सचर से ही बाकी कलर्स बनते हैं। आई थिंक सबको ये पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। दूसरी चीज, जो कलर आपको दिखता है वो कलर एब्जॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है? अगर रेड एंड से एब्जॉर्ब हुआ है तो कलर आपको कौन सा दिखेगा? ब्लू एंड वाला। विबग्योर के वायलेट एंड को हम ब्लू एंड बोलते हैं। अगर ब्लू एंड से कोई लाइट एब्जॉर्ब करता है तो कलर एलिमेंट जो जो कलर आपको दिखता है उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड या ऑरेंज एंड का होता है। रेड एंड को अक्सर ऑरेंज एंड बोला जाता है और विबग्योर के वायलेट एंड को अक्सर ब्लू एंड बोला जाता है, इन अ ब्रॉडर वे, कि ऑरेंज येलो सब उसी के अंदर आ गए, रेड सब एक जैसे कलर हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखना, जो कलर आपको दिख रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर चीज ने कलर मतलब विबग्योर की कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है। तो जितने भी जगह आप कलर देख रहे हैं, हम बात करते हैं नेचुरल कलर्स की, तो स्टोन्स में सबसे पहले हमें कलर दिखाई दिया, राइट? नेचुरल कलर्स जैसे रूबी में है, एमरल्ड में है, ये सारे जो स्टोन्स होते हैं, टोपैज है, इन सभी स्टोन्स में नेचुरल कलर आपको मिलता है, फास्ट कलर मिलता है, जो कि आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कलर किस वजह से था? उन सब में एक चीज कॉमन देखी गई, ये वाले एलिमेंट्स थे। कौन से वाले? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉट ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस थे। तो कलर की वजह बहुत इंटरेस्टिंग बनी कि इसमें रेड ही क्यों आया, इसमें ब्लू ही क्यों आया, इसमें येलो ही क्यों आया। उसको आके सीएफटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और वो क्या? तो कलर के लिए आपको बोर्ड्स में कंपटीशन में कभी भी पूछा जाए, इस लाइन के बिना आप नहीं चलेंगे, दैट इट इज समथिंग कॉल्ड एज डीडी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब अब आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक लेवल छोड़ के दूसरे लेवल में जब जाता है एक्साइट होके, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन एस से पी में गया, पी से डी में गया, डी से कहीं गया, एक्साइट होके गया, लौट के आया, इन सबको क्या कहते हैं? जगह बदलने को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन बोल्ड में आएगा अगर आप कभी भी कलर की बात करते हैं। हाउ? लेट्स सी। अब मेरे को कलर को समझने के लिए जो एनसीईआरटी ने पहला एक्सपेरिमेंट दिया है, मैं वो लेके आई, टाइटेनियम। टाइटेनियम के साथ 6 वाटर लगे और उसके ऊपर चार्ज है 3+। तो यहां पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3+। टाइटेनियम की अगर कोई मेरे से कॉन्फ़िगरेशन मांगे, टाइटेनियम इज एलिमेंट नंबर 22, तो इट इज 4s2 3d2। तो 3 निकालने हैं इससे, तो 4s2 के दोनों गए और 3d2 का एक और गया। क्या बचा 3d में? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। 3d का ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, because of these 6 ligands attacking unsymmetrical field, octahedral field, इन्होंने क्या किया? स्प्लिट हो गए। ये सारे जब स्प्लिट हुए तो अब आप जानते हैं D1 में तो कोई फाइट ही नहीं है, वो तो T2G में ही रहेगा, राइट? D1 तो एकोमोडेट ही वहां पे हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, उसकी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी आपको दिख गई। अब आप सोचिए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? इक्वल टू CFSE। अगर इसकी CFSE वाटर, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया है कि वाटर कौन से लिगेंड्स की कैटेगरी में आता है। चलिए, यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, अकेला वाटर है। जो भी इसकी CFSE होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ विजिबल रीजन से उतनी एनर्जी चाहिए। अगर विजिबल रीजन मतलब व्हाइट लाइट, अगर आप, और आप देखिए, अगर आप व्हाइट लाइट में किसी चीज का कलर देखते हो वो कुछ और होता है,
ब्लू लाइट में देखते हो कुछ और होता है, ग्रीन लाइट में देखते हो कलर कुछ और होता है। आप जब भी देखिए जो जो सब्जी फल बेचने वाले हैं उनकी प्रेफरेंस होती है ग्रीन लाइट डालें, चाहे वो अपना एलईडी ग्रीन ले लेते हैं, चाहे ऊपर जो वो शीट बिछाते हैं धूप हवा से बचने के लिए वो ग्रीन लेते हैं। व्हाइट क्यों नहीं लेते, ब्लैक क्यों नहीं लेते? बिकॉज दे वांट टू शो द कलर्स इन अ ब्राइट वे। तो आपके आंखों के आगे लाइट कौन से रंग की पड़ रही है वो भी उस चीज का कलर बदल देता है। बट हम कलर पढ़ रहे हैं अगर व्हाइट लाइट, विजिबल रीजन पूरा, उस व्हाइट लाइट में से कोई एक कलर की लाइट इज इनफ कि जिसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाए, ऊपर चला जाए। बट हमें पता है ये एक्साइटेड स्टेट होगी, हायर एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड स्टेट्स आर शॉर्ट लिव्ड, सिंस इट इज शॉर्ट लिव्ड ये वापस लौटेगा। तो एक लेमडा इसने वेवलेंथ इसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, वापस लौटा, और इस प्रोसेस में इसने एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट किया। कई बार लोग ये भी सोचते हैं भाई जो एब्जॉर्ब किया वही एमिट होना चाहिए। जो एब्जॉर्ब किया बाकी बची कुची लाइट एमिट हुई आपके पास, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया बची कुची लाइट आपके पास एमिट हुई, वो सारे कलर मिक्स करके एक नया ही कलर बना लेते हैं। दिस इज द शॉर्टकट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर रेड उसने एब्जॉर्ब किया है तो एमिटेड कलर वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाली साइड का होगा, क्योंकि बाकी सारे कलर मिक्स होके वही कलर बनाएंगे, क्योंकि सारे वापस गए ना लौट के। एक एब्जॉर्ब हुआ, बाकी सारी लाइट कहां गई, आपकी आंखों तक पहुंची, और उसने मिक्स करके कुछ और ही कलर बताया। सो इस तरह से कलर कौन सा होगा कौन डिसाइड कर रहा है? ओनली एंड ओनली CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिसाइड करेगी इस कंपाउंड का कलर क्या होगा। तो मुझे मेरी क्लास बताए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कौन डिसाइड करता है? लिगेंड्स। यानी इट इज नॉट सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो डिसाइड करता है कलर कौन सा होगा। वो सिर्फ ये बता देता है कलर दिखाने का ऑप्शन है, कौन सा? चेंज लिगेंड्स। लिगेंड्स बदलते जाओ कलर बदलता जाएगा। एक बार मुझे अब ये पता चल जाएगा तो मैं कितनी जगह इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो अब इस सारे डीडी ट्रांजिशन से मुझे एक बात तो पता चली कि कलर एमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल मेटल आयन की तो है, बट कौन सा कलर ये कौन डिसाइड करता है? लिगेंड्स। तो इस बात को क्लोज करती हूं मैं। अगर मेरे पास बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज एमिटेड, या कलर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मैंने यहां फिर भी आपके लिए और क्लैरिफाई किया है। अगर ब्लू वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, रेस्ट ऑफ लेफ्ट लेमडा विल मेक न्यू कलर, दैट इज ऑरेंज कलर। तो ब्लू एब्जॉर्ब होगी तो ऑरेंज आएगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब होगी तो ब्लू दिखेगा आपको। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कलर अकॉर्डिंग टू CFT। नोट इट क्विकली। इसके लिए ना मैंने अपनी बुकलेट में एक व्हील दिया है, मेरे को याद नहीं है सारा, मुंशन व्हील करके एक व्हील आता है। उस मुंशन व्हील में कार के स्टीयरिंग की तरह एक व्हील बना रखा है, और जो स्पाइक्स हैं उसकी जो लाइंस हैं, इधर ग्रीन कलर है तो इधर लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इधर ब्लू है तो इधर लिखा है। वो एक मुंशन व्हील करके आता है, वो जनरल साइंसेज में छोटी क्लासेस में एग्जीबिशंस वगैरह में भी दिखाते हैं। नहीं तो मैंने किसी एक चैप्टर की बुकलेट में डाला है, इधर कोऑर्डिनेशन में या D&F में, किसी एक में मैंने मुंशन व्हील डाल रखा है। नहीं भी मिले बुकलेट में, आप उसको ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मुंशन व्हील आपको सारा बता देगा, ये एब्जॉर्ब हुआ तो ये कलर एमिट होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वेवलेंथ के ऊपर थोड़ा सा पकड़ूंगी। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी DPP में जा चुके हैं, लेमडा के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, वो अभी हुए नहीं होंगे, आज के बाद हो जाएंगे। नोटेड। अगली स्लाइड से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ स्लो स्लो साथ साथ नोट करेंगे, क्योंकि ये अब साथ साथ नोट करने वाला पार्ट है। ठीक है, अब इतना मुझे पता चल गया कि ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एक्साइट करने में। ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कम वेवलेंथ, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन, धीरे धीरे ये चीजें आपको पता चलेंगी। जो ऊपर वाला केस था, जो भी केस था ऊपर, आपको पता है टाइटेनियम वाला जो मैं कर रही थी, या किसी भी और केस में भी बात कर सकते हैं, मुझे जो पता चला, सिंगल पीक ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम वाज एब्जॉर्ब्ड। उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट होने के लिए। कोई भी एक वेवलेंथ दे सकते हैं, या तो ट्रांजिट होने के लिए या वापस आने के लिए, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ऐसे DPP में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
तो अगर मेरे को एक ही लेमडा मिलता है, क्वेश्चन में बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर केस में ये लेमडा नोटिस किया गया एब्जॉर्ब होता हुआ, तो मुझसे क्या पूछा जाएगा वो अभी बात करती हूं, लेकिन इसी केस को भी बता रही हूं, क्वेश्चन नहीं है। अगर मेरे को लेमडा दे रखा है तो मैं एनर्जी निकाल सकती हूँ। लेमडा दिया है तो मैं एनर्जी कैसे निकालूंगी? एनर्जी इज एन एच न्यू। अगर मैं प्लैंक्स थ्योरी से पकड़ूं तो किसी की भी एनर्जी इज एन एच न्यू। एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। उस न्यू को फर्दर ओपन अप करूं तो सी बाय लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? सी बाय वेलोसिटी बाय लेमडा, सी बाय लेमडा। एन ए तो मैं पता ही है, एवोगैड्रो नंबर चल रहा है, राइट? और प्लैंक्स की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट की आ गई, और ये वेवलेंथ को मैंने मीटर्स में किया, क्योंकि प्लैंक्स भी एसआई यूनिट में है और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी एसआई यूनिट। तो इस हिसाब से मेरे से कोई एनर्जी मांगे तो मैं एनर्जी कभी भी पर मोल के बिना नहीं दे सकती, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं किसी भी तरह की एनर्जी एंथैल्पी को प्रेजेंट करने की यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल, और बड़ी वैल्यू है तो किलो जूल पर मोल। इसलिए मैं शुरू से एवोगैड्रो नंबर लेके चली, क्योंकि मेरे 4 ऑप्शन में क्लियरली मेरे को दे रखा होगा, ये एनसीईआरटी से बाहर की चीज है। मेरे 4 ऑप्शन में दे रखा है कि किलो जूल पर मोल में चाहिए मेरे को आंसर, या इंटीजर टाइप में बता रखा है इस यूनिट में आंसर चाहिए। तो ये मेरे पास आंसर क्या गया? इतने किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, नीचे वाले T2G से ऊपर वाले EG में जाने में। दिस एनर्जी इज गिवन बाय, ग्रीन और येलो बहुत पास पास हैं, राइट? अगर विबग्योर में देखें तो ग्रीन और येलो बहुत पास पास हैं। ये एनर्जी अप्रोक्सीमेटली ग्रीन और येलो पोर्शन के आसपास मिलती है। तो इसने ग्रीन और येलो पोर्शन को अगर एब्जॉर्ब किया तो यही वाला ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स वायलेट या पर्पल कलर एमिट करेगा। यहां मैं आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन क्यों दिखा गई? बी प्रिपेयर्ड फॉर एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, कि अब आपको लेमडा देके मैं एनर्जी पूछ लूं तो कहने को +1 का है ये, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, लेकिन यहां हम उसको फिट कर सकते हैं। तो शायद थोड़ा बहुत आपका ग्रीन की डायरेक्शन में भी आंसर आ रहा होगा। तो ग्रीन या येलो पोर्शन के आसपास ही ये मेरे को एनर्जी मिली, डिपेंड करता है इसने किससे उठाई, और उसी हिसाब से इसने कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट किया। वो जो ब्लू के इतने सारे शेड्स है ना, वो सारे इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायलेट, इंडिगो, पर्पल, जो भी कलर्स हैं। क्लियर सबको? ये इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ूं मैं, और कोशिश करिए अब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ नोट करें। ये टॉपिक इजी है। आज सारे मैं छोटे छोटे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स लाई हूं, क्योंकि मेरे को आज आखिरी डीपीपी देनी नहीं थी, आज मेरे को आखिरी टॉपिक शुरू नहीं करना था। तो जितना भी छोटे 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 बीच में टॉपिक्स हैं जो बोर्ड से काट भी दिए गए हैं, वो सारे आज लेके आई हूं, ताकि अब तक का चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाए। सो किसी के साथ भी एनर्जी वाला क्वेश्चन अब टकराए और मेरी गई हुई डीपीपी में है, तो वो आप इसकी हेल्प से करेंगे। अब मेरे को ये बताइए, अगर कहीं पर वीक फील्ड, एक झटके में आंसर देना, एक कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड वाला, एक कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, किस में ब्लू कलर का, ब्लू एंड का कलर आएगा? सोच लो। एक साइड है वीक वाला कॉम्प्लेक्स, एक साइड है स्ट्रॉन्ग वाला, किस में ब्लू एंड वाले कलर्स दिखाई देंगे मुझको? सभी लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं डिस्कस इसको, जो भी आपने सोचा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बैक एक्सरसाइज से। कैलकुलेशन नहीं मांगी हुई, कैलकुलेशन मांग रहे हैं वो जेई नीट का हो गया, जो नॉर्मल ऑर्डर मांग रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। मेरे को कहा गया लेमडा का एब्जॉर्ब होना, यहां पर कौन सा लेमडा एब्जॉर्ब होगा, उसके हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर मांगे दीजिए। पहले तो मेरे को देखना है, ये तो सबसे ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है? NH3, और वाटर सबसे वीक। ये मेरा वीक लीगेंड वाली कैटेगरी आ गई, और वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड वाली, और वो बीच में आ गया। जितना लीगेंड कमजोर होगा उतनी CFSC कम, जितनी CFSC कम होगी उतनी लंबी वेवलेंथ चाहिए होगी। लंबी वेवलेंथ माने रेड एंड, रेड एंड से अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो माने कौन से एंड से एमिट कर रहा है? ब्लू एंड। तो जिसमें वीक लीगेंड आया है उसमें आपका ब्लू एंड पकड़ा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। मैंने तो एक झटके में बोल दिया। आप जरा देखिए इसमें मैं क्या क्या ऑर्डर आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पहले तो मैंने आपसे पूछ लेना भाई CFSC का ऑर्डर लगाओ, वो तो पिछली क्लास में ही पता लग गया। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, इसमें CFSC सबसे ज्यादा होगी। हाई एनर्जी वाले विबग्योर के कौन से एंड को एब्जॉर्ब करते हैं? हाई एनर्जी वाले। हाई एनर्जी वाले का मतलब क्या है? छोटी वेवलेंथ। और आप बचपन से जानते हैं रेड कलर तो लॉन्ग वेवलेंथ है, तभी डेंजर सिग्नल्स के लिए यूज होता है।
हाई एनर्जी इज वायलेट कलर को वो एब्सॉर्ब करेगा और एमिट उस कलर को करेगा। लेस एनर्जी वाला रेड कलर को एब्सॉर्ब करेगा और एमिट ब्लू एंड में कोई भी वायलेट, इंडिगो वगैरह वगैरह जो कलर आते हैं वो एब्सॉर्ब करेगा। तो इस हिसाब से सारे ऑर्डर्स मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके उसमें सारे ऑर्डर्स लिख दिए। इत्मीनान से एब्सॉर्ब करिए, नोट करिए, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है मेरे पास, सीधे टेस्ट में ही पकड़ेंगे क्वेश्चंस। इसे समझिए, कहीं कोई गलती है तो बताइए। हाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसका मतलब सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मांगनी पड़ेगी व्हाइट लाइट से। वो कुछ नहीं था, मैंने कहा था उस मोर सीएफएससी को भूल जाओ, अगली स्लाइड पे पूरा डिटेल आ रहा है। वो मैंने वैसे अपने लिए लिखा था कि इस बारे में बात करनी है, वो मोर सीएफएससी काट दीजिए, वो मेरे लिए था, आपके लिए नहीं था। ये देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो सीएन में सबसे ज्यादा। एब्जॉर्ब कलर ज्यादा एनर्जी वाला इसमें वायलेट, इसमें ब्लू, इसमें ऑरेंज। और एमिटेड कलर जस्ट उल्टा हो गया, देखिए लगभग जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आ गया। येलो या ऑरेंज कुछ भी हो सकता है, आपको इसमें इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपको बस ऑर्डर बताना आना चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, यहां इसका जवाब आता है जो हम 11th से चला रहे होते हैं कि 12th में पता लगेगा, कलर के बारे में 12th में बात होगी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहां दिख रहा है, कॉपर सल्फेट व्हाइट होता है बिल्कुल, अगर आपने लैब में देखा, और ये आपका 11th का पहला पहला प्रैक्टिकल या 12th का पहला पहला प्रैक्टिकल होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आप लोग बना के लाते हो ब्लू ब्लू से, लेकिन कॉपर सल्फेट .5H2 वो ब्लू होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये था कॉपर सल्फेट नॉर्मल बाइनरी आयोनिक स्पीशीज, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी -2 है। सिंपल एक नॉर्मल सा आयोनिक स्पीशीज मौजूद है। लेकिन यहां क्या है, कॉपर का सल्फेट ने प्राइमरी वैलेंसी वाला तो क्लियर कर दिया मेरे को कि सल्फेट ने कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रखी है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयंस की तरह लिखते हैं। लेकिन ये 5H2O क्या कर रहे हैं यहां पर आके, दे आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी। कॉपर के जो खाली ऑर्बिटल हैं S, P, D, उसमें जाके ये 5 अपने लोन पेयर को दे रहे हैं। 5 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, वो बाद की बात है, लेकिन दे आर कोऑर्डिनेटिंग। यानी 5H2O जो डॉट के बाद 5H2O लगता है, आज के बाद ध्यान रखना, वो सब के सब क्या है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। लीगेंड्स हैं, इनके आते ही कॉपर के डी ऑर्बिटल में क्या हो गई, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग हो गई और इलेक्ट्रॉन की कूदफान शुरू हो गई, जिसकी वजह से कलर एमिट हुआ। कॉपर सल्फेट व्हाइट, और इसका ब्लू होने का रीजन देखिए, वही सेंट्रल मेटल आयन है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब कुछ सेम होते हुए भी एक में कलर नहीं है और एक में कलर है। इट्स लीगेंड। यानी अब मैं यहां ये भी कह सकती हूं, सेंट्रल मेटल आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो भी कलर नहीं आ सकता, इसके पास होते हुए भी कलर नहीं आया। किसकी वजह से कलर आया? इट इज नॉट सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इट इज ओनली एंड ओनली लीगेंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। इस एग्जाम्पल से तो ये भी बात सेट होगी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब कलर नहीं है। राइट कहीं पर भी आपको ललचाया जाए, शायद वो जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे उसमें ये चीज ना लगे कि कलरलेस होते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट उसका 0 क्यों नहीं है। ये रहा कलरलेस, बट मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 नहीं है। राइट तो कलर कौन डिसाइड कर रहा है? ओनली एंड ओनली लीगेंड। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन सबकी कॉपी में हो, ये स्टेटमेंट, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन, कह सकते हैं हम इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, वाई। तो ये क्वेश्चन सबके पास हो, ये बहुत क्लैरिटी देगा आपको। यहां तक किसी को डाउट? इतने में मैंने एनसीईआरटी के कलर वाले पूरे ऑप्शन को कवर कर लिया। एक और ऑप्शन आएगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में जिसको प्रॉपर डायग्रामेटिकली बता रखा है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। बट पहले बताइए यहां तक एवरीबडी क्लियर? चलिए आगे अगर मैं चलूं तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से, इवन अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स दिखा रखी है और उसमें चारों में कलर अलग अलग है। किसी को ब्लू, पर्पल और वायलेट में डिफरेंस ना पता हो तो एनसीईआरटी ने बड़े क्लियरली वो कलर्स भी दिखा रखे कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है, मतलब पहचानने कैसे होते हैं। निकल के साथ 6 वाटर थे तो कलर क्या था? ग्रीन। मैंने इथाइलिन डायअमीन डाइडेंटेट लिगेंड भेजा और इसके 2 वाटर निकाल लिए उसकी जगह, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कह लो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, ऑक्टा कंपाउंड ही है।
तो उसका कलर ग्रीन से एकदम क्या बदल गया, पेल ब्लू। फिर मैंने एक और ईएन भेजा, 2 वाटर रिप्लेस कर दिए, एक ईएन और आ गया, तो उससे कलर क्या आ गया, पर्पल। एक और ईएन भेजा, यानी फाइनली मैंने 6 वाटर की जगह 3 ईएन डाल दिए, कलर देखिए वायलेट। यही वो अलग अलग कलर थे जो वर्नर को मिले थे। आपको याद हो COCl3.6NH3.5NH3.4NH3, यही वो अलग अलग कलर थे जो वर्नर को मिले थे। आज CFT ने आके कलर वाली बात को क्लियर किया कि कलर आपका सेंट्रल एटम निकल नहीं दिखा रहा है, कलर कौन दिखा रहा है, लीगेंड आके डी के 2 टुकड़े कर रहा है, 2 ऐसा एनर्जी गैप आ गया जो कि विजिबल रीजन में था, इसीलिए कलर आया। यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, भाई कोई भी मेटल है जिसका खुद का कलर है? एनी मेटल, टेल मी। सिल्वर गोल्डन इज नॉट कलर, उसकी शाइन है, लश्चर है, जिसको हम ब्रोंज कह देते हैं कई बार। कलर होते हैं सिर्फ विबग्योर वाले, ये सिल्वर, ये गोल्डन, ये ब्रोंज, ये लश्चर है, दे आर नॉट कलर्स। कोई मेटल है जिसका अपना कलर हो? ऑल मेटल्स आर कलरलेस। सब में शाइन है, चमक है, जिसको आप कह देते हो कि सिल्वरी है या गोल्डन है, या कॉपर का एक लश्चर है जो हम दिखाते हैं कि वो, उस कलर को हमने आजकल नाम दे दिया वो ब्रोंज कलर है, लेकिन कलर विबग्योर वाले हैं, उन्हीं को मिक्स करके जो कलर बनाया जा सके उसी को हम कलर कहते हैं। दैट इज लश्चर, दैट इज नॉट कलर। वो शाइन कर रहा है, वो ग्लिटर है, वो कलर है, कलर नहीं है। किसी भी मेटल का कलर क्यों नहीं है ना? भाई मैं कहती हूँ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें भी हैं, क्यों नहीं हो रहे? वही तो पूछ रहे, अगले वाले में भेज दे। सुनो 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 सुनो, 4s में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4s2 तो सभी में है, स्कैंडियम से जिंक में आऊं मैं, लॉजिकल रीजन दो ना। मुझे पता है कलर नहीं है, मेरे को अच्छा रीजन निकलवाना है तुमसे। एक सेकेंड, 4s2 के जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, वो भी तो जंप करके 4p में जा सकता ना? तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो तो भी जंप तो कर ही सकता है। यस, जंप वो करता है, लेकिन आईआर और यूवी मांग के। मेरी आंखें आईआर यूवी को नहीं देख सकती, आता होगा कलर किसी और जानवर की आंखों में उसका। जिस एनिमल के पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को देखने की ताकत होती है ना, सिर्फ उसको उसमें कलर दिख सकता है। कलर दिखना मेरी आंखों पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन उसमें भी जंप कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। 4s 4p में जाने में जो भी एनर्जी चाहिए शायद वो अल्ट्रावायलेट से मिल रही हो, मिल भी रही होगी, वो जंप करके वापस भी आ रहा होगा, बट आई कांट सी दैट कलर, मेरे को वो कलर नहीं दिखता। तो कलर दिखने का मतलब ये नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो जंप हो जाए। जिस एनर्जी से वो जंप हो वो विजिबल रीजन में मैच करनी चाहिए। सारे हेलोजन कलरलेस है, जबकि उसके अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फटाक से जंप करने को तैयार पड़ा है, रिपल्शन बहुत है। करता भी होगा, लेकिन शायद मेरे को, मतलब वो तो हम बाद में पढ़ेंगे करता है कि नहीं करता, लेकिन जितना भी एलिमेंट है, कलर उसका होना आपकी आईज डिसाइड कर रही हैं एक तरह से। आप जिसका कलर देख पा रहे हैं उसी को विजिबल रीजन बोला गया है। अगर एनर्जी मैचेस विद विजिबल रीजन, यस कलर विल बी शोन टू अस। इफ एनर्जी इज विद आईआर और यूवी रीजन, कम भी एनर्जी लग रही है जो विजिबल से कम है, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती उसको। क्लियर है सबको कलर के पीछे का लॉजिक, कि किसका कलर मुझे दिखता है, किसका कलर नहीं दिखता? राइट हमारी आईज की कैपेबिलिटी बदल जाएगी तो कलर्स की रेंज भी बढ़ जाएगी, शायद एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आई होप इससे आपको ये पता चल गया। अगर आप लीगेंड्स मिक्स करते हो, लास्ट क्लास टेस्ट पे मैंने इस पे क्वेश्चन दिया था, CFSE पे था बस। अगर लीगेंड्स हेट्रोलिप्टिक केस आप देखोगे, दोनों लीगेंड्स का एडिटिव इफेक्ट होगा CFSE पे भी, यानी कुछ एनर्जी पे भी और कलर पे भी। क्लियर एवरीवन, नोटेड दिस? तो यहां मुझे लगता है शायद मैं कलर को एनसीईआरटी और सिंपल बेसिक उसमें तो क्लोज कर सकती हूं, इतने में मेरे ख्याल से सबने नोट भी कर लिया होगा। टू सम अप एवरीथिंग अबाउट कलर, चेक, जरूरी नहीं है नोट करना हो, लेकिन अब तक कलर के बारे में मैंने जो भी कुछ बताया फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज द समरी। चेक, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा हुआ मैंने? अब स्क्वायर प्लेनर, आपने देखा मैंने आपको CFT सिर्फ 2 की कराई, मतलब स्प्लिटिंग, एक टेट्रा की कराई, एक ऑक्टा की। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था कि ये होगा तो क्या होगी, तो मैंने कहा उसमें और ज्यादा होगी। ये किसकी बताई हुई है मैंने आपको? CFT, स्क्वायर प्लेनर की। तो ये जो CFT कह लीजिए या CFSE कह लीजिए, कुछ भी, स्क्वायर प्लेनर का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी बच्चों? TsP2।
राइट। हाइब्रिडाइजेशन चाहे ये थी, मैं वीबीटी को इंटरफेयर नहीं कर रही, बस मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती थी तो मेरे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती थी। बट हम बात कर रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसे होगी, इसे बनाइए। इसमें आपको कोई एनर्जी का डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए पहले ये दो भरेंगे, फिर ये और फिर ये। सब बिगड़ गया, जो पिछला था वो सब बिगड़ गया। और ऑब्जर्व देखो, कोई करता है क्या, क्या चीज एक बिगड़ी है, किस एक चीज ने मिसबिहेव किया, मैं वेट कर रही हूं। भाई वहां पे भी नीचे तो यही दो आते थे शायद, चेक करो। नहीं, ये दो नहीं आते थे। टेट्रा है, टेट्रा से कंपेयर करो। ठीक है, एक बार देख लो कौन से थे वो दोनों। हाँ, मेरे को तो याद कराना है, इसलिए मैं चाह रही हूं एक बार आप दोबारा देख लो। टेट्रा में नीचे दोनों कौन से थे, DZ² और DX² माइनस Y²। तो वो दोनों ही पता नहीं किधर चले गए। दोनों जो नीचे टेट्रा में थे वो दोनों तो कहां पहुंच गए। टोटल भी मैं कहूं तो टोटल चेंज हुआ है। और जो तीन ऊपर हुआ करते थे, XY YZ XZ, वो भी बिगड़ गए, यानी पिछले से कोई मैचिंग नहीं है इसकी, सारे अपनी पोजीशन बदल गए। तो बनाइए इसको, मैं वेट कर रही हूँ। अरमान बन गया ये, बनाओ बच्चों। ये यहां पे ये करेक्शन करना, Z एक्सिस वाले नीचे हैं इसमें, दोनों Z एक्सिस वाले लीस्ट रिपल्शन फेस कर रहे हैं, इसलिए दोनों नीचे हैं, XZ और YZ। तो ये कॉमन देखिए, Z वाले नीचे ही हैं इसके अंदर। थोड़ा सा लर्न करने का एक तरीका भी मिल गया मुझको। Z वाले नीचे हैं, X और Y वालों ने ज्यादा रिपल्शन फेस किया, इसमें उनको ऊपर जाना पड़ गया। ठीक है, ये ध्यान से करना नोट। अब यहां पे आपके पास जो स्प्लिटिंग थी, एक और कॉम्प्लेक्स की जो मुझे समझ आई मैंने दी, एक की और देनी है, बट वो शायद मैं आज ना दूं क्योंकि टॉपिक्स थोड़े इस तरह के कि मेरे को उनको टाइम देना है। अगली क्लास के लिए एक और शायद मैं आपको दूं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आज मौका लगा तो आज दे दूंगी, आई एम नॉट श्योर। अब एक टॉपिक जो पिछली क्लास से मेरे को डीपीपीज के हिसाब से तंग कर रहा है, कुछ जुगाड़ तो मैं आपको बता के आ चुकी हूं, तो सारा कुछ एक ही पेज पे सम करते हैं आज। जो पिछली क्लास से चल रहा है, CFSC कहां ज्यादा कहां कम, हमें कैसे पता चलेगा किस में बैक पेयरिंग होगी किस में बैक पेयरिंग नहीं होगी। 80% पार्ट में लास्ट क्लास में ले चुकी हूं, बचा हुआ 20% आज, और उस सारे को दोबारा एक स्लाइड पे सम अप कर रहे हैं कि CFSC कितनी होगी, ज्यादा या कम, कौन डिसाइड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, ये तो हम कर ही चुके हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो CFSC ज्यादा होगी, वीक फील्ड है तो CFSC कम होगी। ये स्लाइड सीरियसली सिर्फ उनके लिए है जो जेन्युइनली चाह रहे हैं जेई नीट और एडवांस के जो ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें हमें डायरेक्टली देख के पता नहीं चलता, उसके शॉर्टकट्स हैं सारे। और वो शॉर्टकट्स बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है कि सारे 50-100 केसेस जो हैं उसको मिला के शॉर्टकट्स क्रिएट किए। तो वो शॉर्टकट्स आपके पास आएंगे, बुक्स में भी मिलेंगे आपको। पहली चीज तो टाइप ऑफ लिगेंड डिसाइड करता है CFSC कितनी होगी। वीक फील्ड है तो CFSC कम होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो CFSC ज्यादा होगी। इस पे तो हम कहानी लिख चुके पिछली क्लास में कि 2+ वाले केसेस में कहां तक वीक फील्ड होता है, 3+ वाले केसेस में कहां तक वीक फील्ड होता है। कोबाल्ट 3+ क्यों स्पेशल था, उसमें क्या स्पेशलिटी थी, उसके ऊपर मैंने क्लास टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था कोबाल्ट का, कि आप लोगों से अमोनिया के केस में गलती होगी तो याद होगा। उनको मैं दोबारा नहीं लिख रही, यहां पर जो जो भी शॉर्टकट्स थे वी हैव डन दैट। जो नहीं किया है आज, वो काफी डीपीपी के डाउट्स इस हिसाब से मैं देख रही थी, अब आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ लीगेंड्स ही नहीं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, सॉरी आयन की नॉट एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी CFSC डिसाइड करती है। इसके लिए एक बार पेन छोड़ दो, ये मेरी CFS पूरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सारा पैसा मेरा इस स्लाइड पे लगा, सारे क्वेश्चन इस पे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। अगर कोबाल्ट, नॉट ओनली कोबाल्ट, बहुत सारे केसेस में आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर आपने क्या देखी है, +2+3। बहुत कम जगह पे +4 मिली है, वो भी नॉमेनक्लेचर में 1-2 एग्जांपल्स में। लेकिन जब से VBT CFT स्टार्ट हुई आपने देखा +2+3 ही ज्यादा चल रहा है। तो +2 और +3, चाहे +4 भी आती, रेयर है वो। +2 और +3 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के सामने मैंने क्या लिखा है, जितनी ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गई बच्चों तो क्या होगा,
बैक पेयरिंग होनी मजबूरी है, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहना चाहेगा, ऑक्टा हो या टेट्रा हो। तो जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, चांस पूरा है उसकी सीएफएससी ज्यादा होगी। यानी अगर मैं आपको कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दे रही हूँ +2 में, और एक कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दे रही हूँ +3 में, और मैं पूछती हूँ सीएफएससी किसकी ज्यादा कम, आप तो कहोगे सेम है, दोनों में अमोनिया है। नहीं, जिसमें कोबाल्ट +2 है और जिसमें कोबाल्ट +3 है, बस यही देखना है। +3 वाले की एनर्जी सीएफएससी स्प्लिटिंग एनर्जी थोड़ी ज्यादा, कलर सेम नहीं होगा, कलर डिफरेंट होगा। फिर उसका वेवलेंथ भी लगा लोगे तुम, उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर भी लगा लोगे तुम। तो कितनी जगह ये मेरे लिए काम आने वाली चीज है, सारा कुछ ही सीएफएससी में पूरा यही है। इसकी और डिटेल में जाऊं, 3D सीरीज जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम किसका है 3D सीरीज का, उसका एटॉमिक नंबर है 24, कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। उसके नीचे जो आता है, फिर उसके नीचे जो आता है 3D सीरीज, उसके नीचे आता है 4D सीरीज वाला मेटल, उसके नीचे आता है 5D सीरीज वाला मेटल। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट क्या उठा के ले रही हूं मैं यहां पर, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, अभी नोट मत करना, पेन छुड़वाया है मैंने। 3D सीरीज से आप नीचे गए 4D सीरीज में, सेम ग्रुप में, 4D सीरीज से गए आप 5D सीरीज में, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइट थी, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है कि कॉपर के नीचे मुझे पता है सिल्वर है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मान लो मुझे सेम मिली, कुछ कुछ सिमिलर चीजें मिली मेरे को। तो उसमें हमेशा आपको देखना है सब कुछ सेम होते हुए, लिगेंड सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, सब कुछ सेम होते हुए भी 3D से जब आप 4D में जाएंगे, लगभग 50% इंक्रीज होगा सीएफएससी में। 50% इंक्रीज बहुत है, लगभग 50% बढ़ेगी, सो ऑन। यानी जैसे जैसे आप बड़े साइजेस हैवी मेटल्स की तरफ जाएंगे, उन्हें लिगेंड को देखना ही नहीं है, उनकी सीएफएससी अपने आप ही बहुत बढ़ जाती है। तो इन सब के मैं एग्जांपल्स भी लाऊंगी कि आप फिट कैसे करोगे, बट पहले मेरे पास पॉइंट्स हो जाने चाहिए। तो क्या चीज देखनी है, लिगेंड्स तो खैर देखोगे ही आप, पहले देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वाले को सीएफएससी में आगे रखोगे। अब जब इन दो केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, उसमें फिर क्या देखोगे, क्या दोनों 3D के हैं, क्योंकि एक 4D का भी है, नीचे वाला भी है, प्लेटिनम है, राइट, रुथीनियम है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो नीचे हैं, 4D 5D सीरीज के हैं। तो उनमें सीएफएससी बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती है, लिगेंड का वेट नहीं करते वो सीएफएससी पता है लिगेंड आ रहा है, मेरी तो ज्यादा ही होनी है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वीक आ रहा है, सीएफएससी ज्यादा कर दो। क्यों? क्योंकि हम 4D 5D के हैं, हमारा साइज बहुत बड़ा है। तो इन 3 पॉइंट्स को मैं एक बार समराइज अगली स्लाइड पे सारे केसेस लूंगी जहां ये एप्लीकेबल होता है। उससे पहले, यानी कि 4D और 5D सीरीज वालों में सब में ही सीएफएससी ज्यादा है, तो बैक पेयरिंग तो होनी ही होनी है। बैक पेयरिंग होनी होनी है तो वो तो क्या ही बनने हैं हमेशा। तो प्लेटिनम पैलेडियम देखो, आरयू देखो, आईआर इरिडियम देखो, आंख बंद करके वो लो स्पिन है, तुम्हें सोचना भी नहीं है इसमें कौन सा लिगेंड आ रहा है। बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है जब ये मेरे को जुगाड़ मिल जाता है। प्लैटिनम का बहुत केस पूछा गया है, पैलेडियम का, और हमेशा डाउट में लाते हैं वो कि इसका तो ये होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मेरे पास कौन सी सीरीज आई, 4D 5D सीरीज, वो सारे आप देखोगे लो स्पिन बनाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, बैक पेयरिंग मजबूरी हो जाएगी। और एक और चीज, ये तो खैर जस्ट मैंने, क्योंकि सारा कुछ मैंने सीएफएससी का जो पढ़ा है, मेरे को एक स्लाइड पे लाना था तो मैं ज्योमेट्री भी उठा लाई। ये लास्ट क्लास में कराया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है उसी मेटल का, और उसी का ऑक्टा बना है, तो किसकी सीएफएससी ज्यादा होगी, ऑक्टा की ज्यादा होगी। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो कुल मिला के अब इन चारों पॉइंट्स को जरा प्यार से नोट करिए, अगली स्लाइड पे इन चारों के मैं एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि आपको याद हो। ये पैलेडियम का मैंने लिख रखा है, पहले मैं आपको ये नोट करने का टाइम दे रही हूँ, फिर ये पैलेडियम वाली बात करेंगे। तो येलो कलर से जो लिखा है, हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली सेम है, हर तरह से सेम बनाए हैं, बिल्कुल सही। पहले इतने को नोट करिए, फिर मैं ये येलो केस डिस्कस करती हूँ आपके साथ, रेदर अगली स्लाइड पे सारे केसेस हैं। थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने यहां ये लिखा है, पैलेडियम देखते ही मैंने इस परवाह नहीं करी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था कि वीक फील्ड लिगेंड था, मैंने आंख बंद करके लिख दिया क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो येलो कलर वाले कॉम्प्लेक्स के लिए नीचे लिख लेना, बोथ आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि पैलेडियम 4D सीरीज का है, स्ट्रॉन्ग वीक ने रोल ही नहीं प्ले किया, उससे पहले ही उसने तैयारी कर ली। लो स्पिन तो है ही, पैलेडियम निकल के नीचे आता है। इन केस यू वांट टू नो द कॉन्फ़िगरेशन, मुझे बताइए इसमें ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्रा की स्क्वायर प्लेनर?
क्यों? हाँ, लो स्पिन तो मैंने लिखा ही है, मतलब उस लो स्पिन के अलावा कुछ और ढूंढ के बताओ। चलो मुझे पता है मैंने लिख के सस्पेंस तो खराब कर रखा है, बट स्टिल पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4d8 चेक। 4d8 है। 4d8 का क्या मतलब हुआ भाई? बैक पेयरिंग होगी होगी, ठीक है। मैंने लो स्पिन लिखा है यार, उसको मत देखो ना 2 मिनट के लिए, उसको सिर्फ एक ही चीज से सोचो, क्योंकि ये 4d सीरीज वाला है। मेरा पॉइंट यहां दिखवाने का क्या है? लो सॉरी, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज देखी, 4d सीरीज पैलेडियम। बेशक तुम क्लोरिडो ले आए जो कितना वीक है, साइनो से तो स्ट्रॉन्ग कोई खास नहीं है कार्बोनिल के अलावा, फिर भी दोनों के अंदर क्या हुआ? बैक पेयरिंग हुई। क्यों? बिकॉज इट इज पैलेडियम, नॉट बिकॉज इट इज क्लोरीन और साइनाइड लीगेंड। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? अब ऐसे ही कुछ केसेस जो ज्यादातर आपको तंग करेंगे, उसका शॉर्टकट जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है कि आप क्या कॉम्बिनेशन देखो आज के बाद, जिसमें पूरी वीबीटी पूरी सीएफटी एक साथ एक झटके में आ जाए। मेरे को लो स्पिन, बैक पेयरिंग, हाई स्पिन, ज्योमेट्री सब एक साथ आ जाए। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तुम गए, दो चीजें देखो। मेटल अगर छोटा है, छोटा माने 3D सीरीज का, मेटल छोटे का मतलब क्या है? 3D सीरीज। और साथ में क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। दोनों के दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, बैक पेयरिंग कर दो। हाँ या ना? नो बैक पेयरिंग, सॉरी। वीक फील्ड हो या छोटा हो, आप देखिए वीक फील्ड है तो वो तो पता ही है हमको क्या काम कर रहा है। सीएफएससी बहुत छोटी, जब सीएफएससी बहुत छोटी है तो क्यों ही बैक पेयरिंग होगी, वो ऊपर ही रहना चाहेगा। सेम गोज फॉर 3D स्मॉल एटम्स, उसमें तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि कुछ उसका इन्फ्लुएंस है। अब पढ़ा आज कि छोटे वालों में क्या होता है और बड़े वालों में क्या होता है। 4D सीरीज में हाई सीएफएससी है 50%, 3D सीरीज में लेस सीएफएससी है। तो ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? लेस सीएफएससी। तो उसकी सीएफएससी अगर लेस होगी तो उसमें क्या होगा? हमेशा ही जब जब है ही इतनी कम तो ऊपर ही जाएगा वो, तो नो बैक पेयरिंग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन अगर मेटल का साइज है बड़ा, 4D या 5D, और साथ में तुमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों में ही क्या है? एडिटिव इफेक्ट। दोनों में सीएफएससी मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? नीचे रहना पसंद करेगा, बैक पेयरिंग पसंद करेगा। राइट? तो अब मैं आपको पैलेडियम, प्लेटिनम कोई भी उठा के दे दूं, आप सिर्फ इसके हिसाब से बता सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर तक नहीं पूछना मुझसे कि वो लो स्पिन बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। एटॉमिक नंबर हम देंगे, डोंट वरी, बट अब आप काफी हद तक क्वेश्चन पकड़ सकते हो। समस्या है अगर इनमें से कॉम्बिनेशन कुछ बदल गया तो। अब हम बदलते हैं उसको विद एग्जाम्पल। ऊपर वाला नोट हो गया आपसे? कर लो, पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि ये मेरी बुकलेट में नहीं है, मेरी किताब में नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है। आपके लिए जुगाड़ बनाया हुआ। लास्ट ईयर बनवाया था बच्चों ने ये, कि ये हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ी थी मेरे को उनकी, कि कुछ जुगाड़ बना के लाती हूँ जिससे तुम्हारे सारे केसेस सॉर्ट हो। तो ये लास्ट ईयर ही बनाना पड़ा मुझे। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, और एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ देखना, ध्यान से देखना। इस पे फिर डाउट सेशन आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब कोई एक आधा अटका तो अटका, मतलब पूरी डीपीपी हो जानी है इन सबसे। मैंने निकल लिया यहाँ पे और यहाँ पे लिया प्लेटिनम। राइट? अगर मैं आपको इनकी लोकेशन बताऊं, वैसे तो आपको पता है निकल 3D सीरीज का है और प्लैटिनम 4D सीरीज का है, राइट? बट स्टिल सॉरी, 5D का है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये एक ही ग्रुप है। तो ये तो और नीचे पहुंच गए हम, 5D में पहुंच गए। अब आप देखिए निकल और प्लैटिनम, मैंने स्ट्रॉन्ग वीक को थोड़ी देर के लिए नहीं देखती कि मेरा जुगाड़ ठीक भी है कि नहीं, या देखना पड़ेगा, वही मेरे को आपके साथ दोबारा चेक करना है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां पर तो भाई वेरी हाई सीएफएससी। वेरी हाई सीएफएससी का मतलब क्या है? इसमें हाई सीएफएससी का मतलब क्या होगा? इसमें तो बैक पेयरिंग होगी। बैक पेयरिंग होगी तो एक डी खाली हो जाएगा। एक डी खाली हो गया तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें पक्का DsP2 होगा, क्योंकि डी खाली तभी हुआ जब बैक पेयरिंग हुई। लेकिन निकल वाले केस में देखिए, सेम ही ग्रुप है, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहां पर ये 3D सीरीज का है, लेकिन साथ में कौन सा आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड।
तो अब मैंने कॉम्बिनेशन बदला, दोनों फैक्टर्स हेल्पिंग नहीं थे, लेकिन यहां कौन डोमिनेट कर गया? स्ट्रॉन्ग और वीक में कौन डोमिनेट करेगा? स्ट्रॉन्ग ही डोमिनेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से इसके अंदर फिर क्या हुआ? बैक पेयरिंग। फिर एक डी खाली हो गया, एक डी खाली हो गया तो DsP2। सवाल ये मेरे पास आता था हर बार कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होते हुए भी बिहेवियर आप देखिए सेम कैसे दे सकते हो। एक ही ग्रुप के हैं, निकल वाले ग्रुप में ही प्लेटिनम आता है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ग्रुप भी एक, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक, कॉन्फ़िगरेशन भी एक, फिर भी एक के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हुए DsP2 दे रहे हो, एक के अंदर वीक फील्ड होते हुए DsP2 दे रहे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, आप गलत हो, इसकी तो फिर sp3 करो। तो इस वजह से ये लॉजिक ढूंढना पड़ा कि एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक में स्ट्रॉन्ग CFSE या साइज। स्ट्रॉन्ग जो चीज होगी डोमिनेट तो वही करेगी ओवर वीक। तो इस तरह से मेरे को ये देना आना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस जो लास्ट ईयर तक हमें डाउट्स में आते थे वो प्लेटिनम पैलेडियम। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सब डिफरेंट होगा जी, CFSE डिफरेंट होगी तो सब डिफरेंट हो गया। कलर आपसे नहीं पूछ सकते ऐसे कौन सा कलर में, वो आपको ये पूछ सकते हैं इन दोनों में से कौन सा, तो फिर आप बता सकते हो भाई जिसके लेमडा छोटा है वो हाई एनर्जी वाले में गया या कहां गया। कलर ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे। करिए इस एग्जाम्पल को नोट और सिमिलरली नीचे वाले एग्जाम्पल को नोट। कंप्लीट करिए नीचे वाले एग्जाम्पल को। मैंने डिटेल लिखा नहीं है नीचे वाले एग्जाम्पल का इंटेंशनली कि आप खुद करेंगे तो पता चलेगा। फिर कोई कंफ्यूज हुआ तो आई नीड टू इंटरफेयर। यहां तक करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि कंफ्यूज होता है तो मेरे को दोबारा आने का मौका मिले। तभी सेम लिखा है। प्लेटिनम आते ही तो खेल ही खत्म हो गया। प्लेटिनम आ गया तो फिर तो हम गए। वो तो 5D सीरीज का है, 5D सीरीज तो और आगे बढ़ गई CFSE बनाने में। तो प्लेटिनम देखते ही तो आपको सोचना भी नहीं है लिगेंड मिक्स्ड है कौन सा नहीं है, तब आके एक ही काम करो। आगे तो तुम कर लोगे, अगर कर रहे हो तो मतलब कंफ्यूज नहीं होगे। रेस्ट DPP विल हेल्प यू। अब करना ना DPP4, और किसी क्वेश्चन में इससे कुछ ऑपोजिट आ रहा हो तो ब्रिंग इट टू मी। स्नेहा क्लियर हो रहा है? ऐसे ही एक मैंगनीज और आयरन का भी लिख लो। ज्यादा समस्या आप देखोगे है ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले केसेस में। ज्यादा खराब केसेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मिलेंगे जो आपसे किसी भी क्वेश्चन में गलत होंगे, इसीलिए सारे 4 वालों को एक साथ ले आई मैं। अब इसमें देखिए मैंगनीज के साथ मैंगनीज और आयरन, अब दोनों ही 3D सीरीज के हैं, दोनों के लिगेंड्स वीक फील्ड हैं। तो हाँ, कैसे पता चला फील्ड स्ट्रांग है? 3D सीरीज है दोनों। CFSE वीक, CFSE कम होती है तो पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएगा। क्या ज्यादा हुई, एक बार थोड़ा सा खुद सोच लो। मतलब थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई, शब्द सही सोच लो और फिर दोबारा पूछो, मैं वेट कर रही हूँ। कोई और इस केस में कंफ्यूज है तो मेरी हेल्प कर दो भाई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो किस चीज में कंफ्यूज हुई है। नहीं नहीं, कुछ अभी पूछ लो, दूसरों का भी भला हो जाएगा, सोच लो एक बार दोबारा, नहीं तो मैं बोलती हूँ। मैंगनीज वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों 3D के हैं, तो कोई ज्यादा CFSE में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ये दोनों। यानी CFSE सिंगल हैंडेडली डिसाइडेड बाय दीज टू। वन इज, मैं ये नहीं कह रही किसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसमें कम, मैं एक जनरल बात करूं। दोनों ही वीक फील्ड है। वीक फील्ड के केसेस में क्या होता है? बैक पेयरिंग नहीं होती, वो ऊपर ही जाना पसंद करता है। तो डी खाली नहीं हुआ, डी खाली नहीं हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाई स्पिन, मोमेंट हाई, वगैरह वगैरह। क्लियर? फिर भी इसमें कंफ्यूज होना बनता है अगर आप होंगे। आई सजेस्ट एक बार हो लीजिए, खुद से क्लैरिटी ले लीजिए, अगली क्लास में आते ही मेरे को बताइए, मुझे भी एक बहाना मिल जाएगा इसको दोबारा खोलने का। नोट हो गया सबके पास? अब आ जाते हैं एक और जो मैंने आपको कहा था
कि अगर क्लास के बीच में टाइम मैनेज होगा तो आएगी स्लाइड, तो मैं आपको कराऊंगी। कितनी स्प्लिटिंग हो गई? टेट्रा, ऑक्टा और एक और हुई स्क्वायर प्लेनर। ये तीनों तो वो थे जिनके नाम मैंने फिर भी सुने हैं। ये वाला नाम अब तक नहीं सुना मैंने, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। स्क्वायर प्लेनर मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ज्योमेट्री बता सकूं ये क्या होती है, बट स्प्लिटिंग में आपके पास जो लेके आ रही हूं अब तक जो कर ली, एक तो आपने ऑक्टाहेड्रल कर ली, आज की क्लास में शुरुआत में शायद मैंने स्क्वायर प्लेनर भी करा दी, एक और रहती है अभी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ज्योमेट्री समझा लूं, स्प्लिटिंग तो फिर लाऊंगी। मेरी क्लास में सबको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ये होता है। ऑक्टाहेड्रल का वर्नर से बता रही हूं मतलब क्या है, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। जब मेरे को डिस्टॉर्टेड लाना है वर्ड तो मेरे को पहले रेगुलर लाना पड़ेगा। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब है सारे लिगेंड्स बिल्कुल सेम, 6 क्लोरीन, 6 अमोनिया, 6 वाटर, पहले तो सारे सेम, और 6 के 6 जो बॉन्ड बन रहे हैं उनकी लेंथ, उनकी स्ट्रेंथ सब कुछ सेम बराबर, दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन किसी वजह से अगर ये दो, मोर रिपल्शन की वजह से अगर ये दो बॉन्ड थोड़े लंबे हो गए, एक्सटेंड हो गए टेट्रागोनली, ये दोनों अगर लंबे हो गए, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो पहले तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शब्द क्या है वो पता होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर ये है। ये यहां पे बनाने का मेरे को एक फायदा क्या है, अगली क्लास का जो टॉपिक है वो इन दो ज्योमेट्रीज पे है, तो यहां बना के मैं अगली क्लास के लिए ज्योमेट्रीज भी आपके सामने ले आई कि हम इन दो ज्योमेट्रीज के बारे में ही अगली क्लास रखेंगे, आइसोमेरिज्म। तो ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सबको पता चल गया। एक स्प्लिटिंग आपके पास आएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की, जब भी आएगी, शायद अगली स्लाइड पे आए या अगली क्लास में आए। आपको पहले डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पता लग गया बच्चों? क्लियर है? ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थी, नॉलेज के लिए थी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होगी? ऑक्टा की क्या थी? 3 नीचे 2 ऊपर। ये कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ड्रॉ करिए इसको। यहां काफी सिमिलैरिटी मिलेगी आपको नॉर्मल ऑक्टा से। वो 3 जो नीचे थे वो फर्दर टूट गए, वो 2 जो ऊपर थे वो फर्दर टूट गए। इसमें काफी काफी सिमिलैरिटी मिली, तो मैं नीचे लिख देती हूं क्या क्या है ये। दिस इज आइसोलेटेड, बनाइए तब तक स्पीड से। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, this is under the influence of octa field, and this is distorted octa। बनाइए, हो गई सबके पास? तो अब यहां पे आपको मैंने पांचों स्प्लिट, नहीं 4 स्प्लिटिंग हुई शायद, 4 स्प्लिटिंग टोटल दे दी, टेट्रा, ऑक्टा, स्क्वायर प्लेनर एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टा। तो ये सारी स्प्लिटिंग का हिसाब किताब हो गया। अब ये टॉपिक आता है, एक छोटा सा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी से इस साल काटा गया है। तो ये आपका बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं है, इसको बोर्ड से पहले नहीं देखेंगे, मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस अगर इसमें से कुछ आते हैं तो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आप ये सोचिए किसी भी चीज की स्टेबिलिटी अगर मुझे नापनी है, एक्सप्रेस करनी है, तो मैं क्या करूं? उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है या उसको बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। तो सपोज कोई मेरे को ये कहता है ये एक कॉम्प्लेक्स है, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीज इजीली आयोनाइज होती नहीं है, ये आपने शुरू से पढ़ा है, दे आर हाईली स्टेबल, एक बार बन गए तो बन गए। तो इफ दे आर हाईली स्टेबल, एक बार बन गए तो बन गए, तो मेरे इंटरेस्ट का एरिया ये भी तो है ना कि ऐसा कैसे, मतलब इतना स्ट्रांग बन जाता है ये कि मैं अगर गोल्ड को साइनो लिगेंड दूं तो बड़े कचरे के ढेर में से भी साइनो लिगेंड गोल्ड के ऊपर कॉम्प्लेक्स बना के उसको पकड़ लेते हैं, और ऐसे मैं गोल्ड को कचरे में से निकालती हूँ, एनोड मड में से निकालती हूँ। जहां पर भी कॉपर की मेटलर्जी होती है, मेटल्स जहां एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो भी आप जरूर जानते होंगे, सुनते होंगे, कहाँ कहाँ ये झारखंड जैसे रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो जहां जहां ये मिनरल्स मिलते हैं वहां पर जो एंड में कचरा बचता है, एनोड मड, वो एनोड मड की बकायदा बोली लगती है, बिकती है, वो इंडस्ट्री उसको खरीदती है,
और मालगाड़ियों में भर भर के वो एनोड मड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से उस एनोड मड में से गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सपेंसिव मेटल्स को। कि यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनना एक इतनी स्टेबल चीज है कि जो पॉइजन के केसेस है उनको जो इंजेक्ट करते हैं एंटीडोट, वो भी लिगेंड्स करते हैं। और वेरी लेटेस्ट जो ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज होता है कीमोथेरेपी में, उसमें भी ये लिगेंड्स इंजेक्ट किए जाते हैं कि ट्यूमर के सेल्स को जाके ये कॉम्प्लेक्स बना के निकाल दे बाहर, डेड कर दे। तो इट मीन्स दे आर हाईली स्टेबल। इफ दे आर हाईली स्टेबल, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में समझने के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये बना, मैं इसको तोड़ पाती हूं कि नहीं तोड़ पाती, यही इसकी स्टेबिलिटी है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेरे को क्या करना है, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी है, जिसके वे में मैं बताऊंगी अभी। तो ये निकलेंगे बाहर। इफ आई नीड टू एक्सप्लेन दिस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि पता है ये कोई बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है, ये वापस लौट के आएगा ही आएगा। तो जब ये बन गया मेरे पास इक्विलिब्रियम, तो इस इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। इसमें मैं क्या कर रही हूं, मैं तोड़ रही हूं इसको। तोड़ने का मतलब क्या है, इंस्टेबिलिटी, इसको डिस्ट्रॉय करना। तो इस इक्विलिब्रियम के कॉम्प्लेक्स, जो इस कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम आया, इसके कांस्टेंट को बोलते हैं के आई, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, हाई वैल्यू का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब ये कम स्टेबल था भाई, ये ज्यादा अनस्टेबल था, ये टूट गया, ये इजीली टूट गया। अगर के आई की वैल्यू हाई है, बस यही क्वेश्चन आते हैं, के आई की वैल्यू दी 4 की और पूछ लिया स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाओ, तो के आई मेरे को पता होना चाहिए इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है। जिसका के आई ज्यादा है उसके प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब वो टूटा हुआ हिस्सा ज्यादा है, जो ब्रेक हो गया वो काहे का स्टेबल, वो ज्यादा अनस्टेबल है। तो इतना उल्टा उल्टा करने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन समटाइम आ जाता है, लेकिन मेरे को तो भाई सीधा चाहिए। नाउ आई नीड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्यों मैं रिवर्स रिवर्स करती रहूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसी को रिवर्स करते हैं। तो उसी को मैंने क्या रिवर्स किया, कॉपर विद 4 अमोनिया फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। तो क्यों ना मेरे को तुम ये दे देते और मैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट पकड़ती। यस, अब दे देते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का सिंबल दिया बीटा। बीटा मींस स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के आई मींस इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। कैन आई से दिस नाउ, इतने को नोट करिए। इफ यू फील द नीड, अदरवाइज एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी जिन लोगों के पास होगी उनके पास अभी भी ये प्रिंट में मिल जाएगा और बुकलेट में भी मिल जाएगा। एंड इफ यू फील नोट करना है तो करिए। लास्ट क्लास में जो मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें मेरे को याद दिलाना बच्चों, ट्रांस इफेक्ट लेना है। आज मेरे प्लान में है नहीं ट्रांस इफेक्ट, और नीट में आता है, मुझसे छूट ना जाए। जेई वालों को तो खैर हमेशा हम हर चीज कराते हैं, लेकिन नीट का ये टॉपिक मिस ना हो। ट्रांस मेरे को लग रहा था शायद नीट में है नहीं ट्रांस, इसीलिए आज मैंने लिया नहीं, बट आई हैव जस्ट चेक्ड कि नीट में कवर्ड है ये। माधव, क्लियर हो रहा है सारा? तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट था कुछ भी नहीं, लेकिन ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसी को एक और तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है, अगली स्लाइड को मेरे कहे बिना नोट मत करना, वो है नहीं कि आप उसको इतना नोट करें, सीधे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। हो जाए तो बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ लोगों के जिनके पेन चल रहे हैं। यस, के आई इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। के आई की वैल्यू बड़ी हुई मतलब वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ा हुआ, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी नहीं है, ये इसलिए आई लिखा गया है इसके अंदर, ठीक है। वैसे हम यूजली अनस्टेबल कहते हैं, बट यहां पर इनस्टेबिलिटी है। इसे नोट मत करना, इसे पहले समझना। ये मुझे नहीं लगता आपको नोट करना चाहिए, ठीक है, ये आपको सीधे क्वेश्चंस में मिल जाएगा। अब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट था पिछली स्लाइड पे, अगर सभी लोगों को दिख रहा हो तो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या था, एक कॉपर पे
पहले एक अमोनिया जुड़ा होगा, अगर मैं स्टेप्स में बात करूं, फिर दूसरा जुड़ा होगा, तीसरा जुड़ा होगा, चौथा जुड़ा होगा। चारों अमोनिया एक 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 करके बॉन्ड बना रहे होंगे, उन चारों का मिला के जो कॉम्प्लेक्स बना उसको अब हम रीड करते हैं, उसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं। तो उसके लिए यहां पर एक, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट कैसा आता है वो भी बताऊंगी। ये सेंट्रल मेटल आयन, पहले उससे जुड़ा होगा एक लिगेंड, पहला स्टेप, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अभी मैं बीटा नहीं लाई, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया K1। फिर इस पे आके एक और लिगेंड जुड़ा होगा, वो हो गया K2। फिर एक और जुड़ा K3 एंड K4। सिंपल एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये बोर्ड का हिस्सा था। आपको K1 K2 K3 K4 की वैल्यू दे रखी है और बीटा की वैल्यू पूछी है। तो चार इक्वेशन, ऑब्वियसली इनमें सब में क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ के आते हैं, जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके k को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब चारों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी तो वो ओवरऑल आ जाएगा, क्योंकि जब ऐड करोगे आप ये और ये कट जाना है, ये और ये कट जाना है, और इस तरह से मेरे पास क्या आएगा, M2 प्लस 4 टाइम्स लिगेंड विल गिव Ml4। जब चारों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी तो इन चारों के k क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो पिछली स्लाइड में बीटा लिखवा के आई। व्हाई आई एम राइटिंग 4, क्योंकि चार रिएक्शंस, चार स्टेप्स हैं, इसीलिए मैंने बीटा 4 लिखा है नीचे। तो बीटा 4 क्या होगा, आपको K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 K3 K4 चारों की वैल्यू दे के बीटा 4 पूछ लिया। और अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछूं तो उसमें क्या है, चारों के लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग K1 लॉग K2 लॉग K3 लॉग K4। अब मेरे को लॉग की वैल्यू दे रखी है तो मल्टीप्लाई की जगह मैं ऐड कर दूंगी, सिंपल एडिशन। इसकी वैल्यू दे दी 2, इसकी दे दी 2.6 समथिंग, एंड चारों की जो वैल्यू दी आपने उसको ऐड करके लॉग बीटा रिपोर्ट करना। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, जब तक ये सिलेबस में था। तो आपको लॉग बीटा 4 पूछा गया चारों लॉग्स देके, या बीटा 4 पूछा गया चारों केस देके, बता सकते हैं आप लोग। ये रिलेशन है बीटा का स्टेप्स के साथ। अब जितना, वेरी ऑब्वियस, जितना स्टेबिलिटी कांस्टेंट बड़ा है उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्टेप्स में चल रहे हैं, पहला हमेशा ज्यादा स्टेबल है। First K1 is always first K is always greater than others. तो K1 K2 K3 K4 हमेशा ये पैटर्न फॉलो करेंगे जी। नहीं, K1 बड़ा है तो वो अनस्टेबल, K1 तो बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। वेट, मैंने KI लिखा यहां पे, क्यों इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट ले आए? जब कोई चीज बन रही है तो स्टेबिलिटी, टूट रही है तो अनस्टेबिलिटी। मैंने के नीचे आई तो नहीं लिखा कहीं, तो व्हाई इट इज इंस्टेबिलिटी? हाँ जी, यस कह सकते हैं, वो सारे बीटा हैं, लेकिन मैं यहाँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 नहीं लिख सकती। जो टर्मिनोलॉजी चल रही है मेरे को उसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चारों का के पता हो तो आप बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो यहां आपका स्टेबिलिटी का जो डिटेल एनसीईआरटी में लास्ट ईयर तक रहा है वो हुआ खत्म। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछूंगी, चेक, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, मैंने कर रखा है। अगर मेरे को बता दिया जाए किसी का बीटा हाई किसी का बीटा लो, क्या मैं उसके बाद की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ? ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन भी बात करूंगी, बट एटलीस्ट क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, मोर स्टेबल लेस स्टेबल? इफ आई एम बीइंग गिवन बीटा, सी व्हाट क्वेश्चन नाउ आई कैन रिसीव। बीटा तुमसे नहीं निकलवा रहे, तुम्हें दे रहे हैं, बस इतना ही यूज होना है बीटा का कि तुम्हें वैल्यू दे दी जाएगी। तुम्हें पता चल गया भाई ये बहुत स्टेबल है। अगर ये बहुत स्टेबल है, यहां पे कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कॉपर की किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप H2S गैस पास करते हैं तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आता है, यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भाई ये बहुत स्टेबल है, ये टूट ही नहीं पाया, आयोनाइज ही नहीं हो पाया, कॉपर बाहर आया नहीं, बाहर आया नहीं तो आपका H2S उससे रिएक्ट करके ब्लैक पीपीटी नहीं दे पाया। सिमिलरली यहां लेस स्टेबल था, तो क्वेश्चन आता है इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट आ रहा है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में कैडमियम का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आ रहा मुझे। तो क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि तुमने H2 लेस स्टेबल, सॉरी रिवर्स बोल गई, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका बीटा कम है, लेस स्टेबल है। आप दोगे H2S, कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी बकायदा डिपॉजिट होगा, आपको दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन मुझे क्रिएट करना पड़ा एक ही चीज के लिए, आपको इसका यूसेज पता चले। नोट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप डाउट में बहुत लाने वाले हैं मेरे पास। पिछले वाला करना चाह रहे हैं नोट तो करिए, जिसको करना है करिए प्लीज। बस अब ज्यादा बचा भी नहीं है मेरे पास आज पढ़ाने को, करिए आराम से नोट। स्टेबिलिटी में बस एक आखिरी चीज और मैंने लेनी है आज। आज आइसोमेरिज्म तो स्टार्ट नहीं कर सकती मैं, करना ही नहीं है, इरादा ही नहीं है, लास्ट टॉपिक है। अगली क्लास तक अपनी सारी डीपीपीज कर लेना बच्चों। डाउट है कोई? चेरी? हाँ कर ले, करके जरूर जाना, नहीं तो वो बॉदर ज्यादा करेगा, करके जाना। और अगर यहाँ कोई गलती हो रही होगी तो मुझे जरूर बताना, अगली क्लास में करेक्ट कर लूंगी। आज गर्विता को बहुत नींद आ रही है ना, दबा के शुरू से। क्या बात, बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टी हो रखी है? कोई बर्डन आया हुआ है? स्कूल जा रहे हो आजकल? पेट भर के आते हो इस वक्त? अच्छा, फिर क्या वजह है? पेट गले तक मत भर के आया करो बच्चों, इस वक्त बड़ी तगड़ी नींद आएगी। फिर क्या रीजन है, इतनी नींद क्यों आ रही है? लेट नाइट स्टडीज, अवॉइड दैट थोड़ा सा, ठीक है? 12:30 1 बजे के बाद वैसे भी भूत लोग जागते हैं, इंसान नहीं। सबसे बैड टाइम है वो पढ़ाई का, उस वक्त की पढ़ी हुई चीज मेमोराइज जल्दी नहीं हो पाती। रात के 12:30 1 बजे के बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपकी मेमोरी में लंबा रिटेन नहीं हो पाता। इट्स साइंस, इट्स नॉट अ पेरेंट्स टॉक। पापा मम्मी तो हमेशा यही बोलते हैं, सारी मुसीबतों की जड़ है तो सुबह उठती लेट है। तो सारे पापा मम्मी यही कहते हैं। ये अगर नोट हो गया हो तो अब अगली स्लाइड। मुझे नहीं पता बातें क्यों हो रही हैं, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर टॉकिंग, व्हाट इज बॉदरिंग यू। थोड़ा जोर से बात कर लो, हम भी अपना इनपुट दे देंगे। अगस्त से आई रिक्वेस्ट अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पे ज्यादा काम करिएगा, क्योंकि जनवरी में जिन लोगों ने मेंस देना है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनको सेंटर पे 7:30 8 बजे पहुंचना होगा सुबह। एंट्री बंद हो जाती है उसके बाद, तो उस वक्त झूल ना रहे हो पेपर के वक्त, क्योंकि 1 घंटा तो खाली बिठाएंगे वो। 8 से 9 तो वो खाली बिठाएंगे आपको, या 9 से 10, जो भी होगा। तो झूल ना रहे हो आप वहां पे। और अगर हल्की सी भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी है कि रोज सुबह 8 से 10 के टाइम वाले जोन में आपको सोने की आदत है, या आप उठे हुए नहीं होते, आप एक्टिव नहीं होते, ये हर हालत में आपकी बॉडी की एडेप्टेशन है जो उस दिन तंग करेगी। आप उस दिन बहुत एक्टिवली क्वेश्चन पेपर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है उस वक्त प्रोड्यूस करने की। 99% बच्चे के साथ होता है, एक रात पहले नींद ही नहीं आती है। बहुत बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि हम रात भर सो नहीं पाए जिस दिन जेई था, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी आती है। तो वो रात भर कैसे सोया जाए उसकी प्रैक्टिस 1 महीना पहले शुरू करनी पड़ेगी। बहुत बच्चों को नींद नहीं आती है, तो 1 महीना पहले आपको इस चीज पे बहुत जरूरी होगा काम करना। अभी तो आपको एनीवेज। हाँ जी, क्या आ रहा है जो सारे खिलखिला के हंस रहे हैं कि हम तो रात भर वैसे भी नहीं सोते हैं, है ना? मैं कह रही हूँ अभी भी क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो ये कहती हूँ अभी भी क्यों पढ़ रहे हो? मतलब है, लोगों के पास कैलकुलेशन है कि हम ये काम धंधा कर लेंगे, क्या सारे लोग कोई यही थोड़ी करते हैं। मैं कहती हूँ अभी से अपनी लाइफ और हमारी लाइफ सुखी क्यों नहीं कर देते? ठीक है, पढ़ो ही मत, बेस्ट। चलिए, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे टू क्लोज दिस सीएफटी एंड एवरीथिंग। बस भाई बस, नींद भाग गई गर्विता? अब सिर्फ तुम्हारे लिए ड्रामा हुआ है कि तुम्हारी नींद भाग जाए, सारे लोग खिलखिला के हंस और दिए हैं, ठीक है चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, आज हमने एक फैक्टर पढ़ा,
CFSE को अफेक्ट करने वाला। कहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? टू क्लोज टुडेज क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, कहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है स्टेबिलिटी पे एक, जो अब आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लगेगा जब आप ये पढ़ लेंगे। अगर मैंने आपको सेम मेटल के दो कॉम्प्लेक्सेस दिए, सब कुछ सेम, एवरी अदर थिंग इज सेम, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, लाइक लिगेंड्स की जो भी यूसेज है उसके अंदर, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे। तो Fe3+ और Fe2+ के कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी की कोई बात करे तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में से Fe3+। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें 4 दे रखे हैं, 2 तो आयरन के ही हैं, तो उन 2 में तो हम सुलट लेते हैं भाई, Fe3+ वाले को आगे कर दो और Fe2+ वाले को पीछे कर दो। इसके अंदर एक रूल है जिसको हम इरविन विलियम्स ऑर्डर या इरविन विलियम्स रूल के नाम से जानते हैं। दिस इज नाउ टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी। +2 में भी अगर ये वाले मेटल्स हैं तो इफ दीज, और ज्यादातर यही मिल रहे हैं आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। जिंक +2 वाला मैंगनीज +2 वाले से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इवन इफ अदर थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम और डिफरेंट, रिगार्डलेस ऑफ दैट। जिंक 2+ वाला, Mn2+, आयरन 2+, ये ऑर्डर नोट करिए, आई एम वेटिंग। उसके बाद ये मैंने जो ब्लू और येलो से लिखा है वो समझाऊंगी, पहले इरविन विलियम्स ऑर्डर नोट कर लीजिए। इनमें क्योंकि डी ऑर्बिटल रिलेटिवली क्या होते हैं? फुल, इसीलिए इनको सिर्फ क्लास बी एक्सेप्टर कहा जाता है। और इनके साथ अगर ऐसे लीगेंड्स आए जिनमें डोनर एटम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन है तो ही ज्यादा स्टेबल होते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। इनके लिए मोर स्टेबिलिटी की बात। सो अब आपके पास यहां पे आता है चौथा और आखिरी पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। आपने देखा होगा यहां पे हम जितनी भी स्टेबिलिटी की बात आज कर रहे हैं, एक भी केस में कार्बोनिल लिगेंड का नहीं लाई, एग्जाम्पल में भी नहीं लाई। कार्बोनिल्स आर समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। उस वजह से इसके लिए एक अलग ही रूल ढूंढा गया, क्योंकि कार्बोनिल किसी एक मेटल के नहीं, बहुत सारे मेटल्स के मिल गए। तो कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल लाया गया, वेरी इजी, जो लास्ट ईयर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, होमवर्क में डाल दिया था इसको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। हर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, और फिर हम इसको हर कॉम्प्लेक्स के लिए निकलवाएंगे, नॉट नेसेसरीली कार्बोनिल्स। लाया कार्बोनिल्स के लिए गया, लेकिन अब मैं किसी के लिए भी EN पूछ सकती हूँ। ये स्टेबिलिटी बताने का एक तरीका है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का EAN निकालते हो, EAN क्या होता है, कैसे निकालते हैं? पहले तो उसका एटॉमिक नंबर लिखो, माइनस उसमें से क्या कर दो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस क्या कर दो, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इंटू 2 12, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इंटू 2 8। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का ट्वाइस करना है यहां पर। इस सब को करके अगर EAN मैच करता है नेक्स्ट नोबल गैस से, वो बहुत स्टेबल है। हमने देखा है ना बॉन्डिंग क्यों होती है, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN नेक्स्ट नोबल गैस से मैच कर गया, अक्सर 36 देखोगे 3D सीरीज में, तो 36 ही है नेक्स्ट नोबल गैस,